तो उनको सीधे तौर से बाहर निकलना होगा और अपना एक वजूद बनाना होगा। बाबा साहब के परिवार से जो लोग आ रहे हैं, प्रकाश अंबेडकर जी आ रहे हैं, उनको अगर रोका जा रहा है, सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। राजस्थान के तमाम नागरिकों को ये ध्यान देना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि शेर की तरह दहाड़ना सीखो, शेर की तरह लड़ना सीखो। बकरी की तरह रहोगे तो भगवान के सामने आपका बल ही जाएगा। इंद्र मेघवाल के लिए अब तक कई सामाजिक और दलित संगठनों ने अपनी ताकत झोंकी। सरकार को जगाने के लिए, सरकार को चेताने के लिए हर मुमकिन कोशिश की ताकि फिर कोई इंद्र मेघवाल के साथ कभी ऐसा ना हो। लेकिन उस एक आवाज़ के साथ कि इंद्र मेघवाल को न्याय मिले, सच सामने आए, लेकिन फिर राजस्थान में कदम पड़े एक ऐसे शख्स के जिनकी छवि में बाबा साहब, जिनके सादगी भरे अंदाज में लोगों ने उस वक्त बाबा साहब को देखा जब इंद्र मेघवाल के परिवार से मुलाकात करने बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर ने जालोर के सुनाना गांव का दौरा किया। गांव जाकर इंद्र के पिता से मिले और फिर जयपुर पहुंचे। उन लोगों के बीच जो लगातार इंद्र के इंसाफ के लिए सड़क से लेकर सरकार के द्वार तक प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इंद्र मेघवाल का सच सामने आए और उसे न्याय मिले। क्योंकि शहीद स्मारक पर फिर दलितों पर अत्याचार बंद करो की आवाज गूंजी। जय भीम के नारे लगे। और सभी के साथ नजर आए बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर, जिन्होंने बड़ी सादगी के साथ अपनी बात रखी। और गुलाबी टाइम्स ने इस खास मौके पर बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर से खास बात की। हमारे सवाल में केवल इंद्र मेघवाल नहीं था, हमारे सवाल में हर वो दलित था जो आज चाहता है कि कोई तो आए जो इस जातिवाद को खत्म करे। हमारे सवालों में सरकार थी, वो मटकी थी जो वहाँ थी या नहीं। और सवाल था कि प्रकाश अंबेडकर कैसे एक दलित को कमजोर नहीं बल्कि ताकतवान मानते हैं और कैसे एक दलित अपने हक के लिए अकेला भी आवाज़ उठा सकता है। गुलाबी टाइम्स ने एक खास इंटरव्यू आपके लिए तैयार किया है जिसके शब्द में हमें वो दिखा जो हम चाहते थे। प्रकाश अंबेडकर के जवाब में हमें वो मिला जिससे आज दलित को नहीं बल्कि हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो ये सोचता है कि मैं ऊंची जाति का हूँ। क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद जब उनमें घमंड नहीं तो फिर कौन है जो खुद को ऊंची जाति का कहकर घमंड करता है। क्योंकि सादगी ने बता दिया कि इंसानियत से सब कुछ जीता जा सकता है। देखिए खास इंटरव्यू। भगवान ने इंसान बनाए, न जात थी न कोई बात थी, न ऊंच थी न नीच, लेकिन समाज के कुछ बुद्धिजीवियों ने इंसान को जात में बांट दिया। और सवाल बन गया कि आखिर जात पात का भेदभाव कब तक चलता रहे। लेकिन फिर हम ही में से कुछ महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी बातों में, अपने विचारों में और अपने जीवन में ये बताया कि इंसानियत से बड़ा कुछ है। और आज भी हम उनकी किताबों में ये पढ़ते आ रहे हैं कि इंसानियत सबसे आगे है। लेकिन उसके बावजूद कुछ बुद्धिजीवियों ने फिर एक बार फिर जात पात के मुद्दे को उठाया और सवाल बन गया उस इंद्र मेघवाल की मौत के बाद कि आखिर कब तक ये चलता रहे। भले ही वो मासूम आज ना हो, लेकिन वो मासूम भी समाज से पूछना चाहता है कि आखिर उसका क्या कसूर था। अगर आज बाबा साहब होते तो वो इस मुद्दे पर क्या कहते। लेकिन ये गुलाबी टाइम्स का सौभाग्य है और मेरा सौभाग्य है कि हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी रगों में बाबा साहब है, जिनकी छवि में हम बाबा साहब को तलाशते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ प्रकाश अंबेडकर जी खुद मौजूद है। आज उन्हीं से हम बात करना चाहेंगे कि आखिर पूरे देश के मुद्दा सिर्फ दलित शब्द नहीं, सवाल इतना है कि आखिर क्यों भेदभाव और जाति पात को आज भी लोग अपना रहे हैं या समाज में ये जिंदा है। सर, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा सवाल यह है कि आप दलित शब्द को कैसे जोड़ते हैं?
मैं मानूं कि दलित के नाम पर कुछ लोग भेदभाव करने लगते हैं, कुछ लोगों का अपना रवैया बदल जाता है। क्या लगता है सर, क्या दलित शब्द को परिभाषित सही नहीं किया गया? मैं कहूंगा कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जितना जुल्म करने वाला जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार सहने वाला भी है। अगर सहने वाला सहता रहता है तो जुल्म करने वाले की ताकत बढ़ती रहती है। लफ्ज कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो एक सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए, एक पहचान बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या लोग जिन पे अत्याचार हो रहा है वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हम पर अत्याचार हो रहा है और हम इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं? अगर वो ये चाहते कि बाहर निकलना है तो उनको सीधे तौर से बाहर निकलना होगा और अपना एक वजूद बनाना होगा, अपनी एक पहचान बनानी होगी। और जब तक ये अपना वजूद नहीं बनाते, पहचान नहीं बनाते, तब तक ये अत्याचार का सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। क्योंकि आप अत्याचारियों के साथ में दिखाई देते, इसलिए अत्याचारी जो है वो कहता है कि ये तो सह लेता है तो मैं क्यों ना अत्याचार करूं, उसकी वो भावना होती है। वहां से बाहर निकलोगे और अपना एक वजूद बनाओगे, अपनी एक पहचान बनाओगे, तो अत्याचार करने वाला डरने लगेगा कि इसने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। और वहीं से मैं समझता हूं कि अत्याचार करने का जो सिलसिला है या उसकी जो हिम्मत है, हौसला है, उस पर आप चोट लगाओगे। तो उसके हिम्मत पर चोट लगाना ये सबसे बड़ी बात है और यही बाबा साहब ने बात कही थी। सर, इसी में मेरा सवाल है, अगर एक व्यक्ति दलित है, वो कहता है कि मैं दलित हूँ, क्या लगता है सर आपको कि एक व्यक्ति को दोहराना चाहिए, ये बताना चाहिए कि मैं दलित हूँ? क्योंकि आप देखिए जिस तरह से माहौल बनता है कि दलित के नाम पर, आप देखते हैं राजस्थान में कई मुद्दे सामने आ चुके हैं, तो क्या मानते हैं कि एक दलित व्यक्ति को भी ये बात बतानी चाहिए कि वो एक दलित है, या इस तरह से? क्या मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि हम लोग ने जो है वो अपने आप को कमजोर मानना चाहिए या लफ्ज इस्तेमाल करने से हम लोग कमजोर हो जाते। ये तो एक आइडेंटिफिकेशन है। जैसे मैंने कहा कि आपको अपना वजूद बनाना है, अपनी पहचान बनानी है। लफ्जों के माध्यम से पहचान बनती है और लफ्जों के माध्यम से पहचान बनने के बाद उस पर किसी भी तरह की बू जो है, कमजोरी की बू नहीं आनी चाहिए। हम इंसान हैं, इंसानियत से रहना चाहते, इंसानियत के अधिकार से रहना चाहते और उसके लिए हम लोग लड़ मिटने के लिए तैयार हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि शेर की तरह दहाड़ना सीखो, शेर की तरह लड़ना सीखो। बकरी की तरह रहोगे तो भगवान के सामने आपका बलि ही जाएगा। तो अब यहां मैं मानता हूं कि शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल ट्राइब जो है, छोटी छोटी ओबीसीओं की जाति है कि जिन पर काफी बड़ा अत्याचार होता है, वो बकरी की तरह रहना चाहते हैं या शेर की तरह रहना चाहते हैं, उनको तय करना है। सर, आपने इंद्र मेघवाल के परिवार से मुलाकात की है, मैं जानना चाहता हूं कि सर आपने वहां क्या महसूस किया जब आप परिवार से मिले? देखिए, परिवार तो दुखी है ही कि उनका एक बेटा जो है बहुत छोटी सी उम्र में चले गया है। वो न्याय मांग रहे हैं, वो ये कह रहे किसी प्रकार का भेदभाव ना हो शासन के अनुशासन में। लेकिन गहलोत जी की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, वो सरकार की तौर से मदद नहीं करना चाह रही। वो पार्टी की तौर से मुख्यमंत्री की सहायता निधि से मदद करना चाह रही है, लेकिन सरकारी माध्यम से नहीं करना चाह रही है। ये एक भेदभाव है कि जिसके खिलाफ उनके मन में काफी बड़ा रोष है और कल उन्होंने उस रोष को प्रकट किया।
लेकिन सर अगर आप भी लगातार देख रहे होंगे, एक मटकी पर ही सवाल है सर। अगर मैं सरकार की बात करूं, सरकार ये साबित नहीं कर पा रही है वहाँ मटकी है। एडीजे क्राइम दौरा करके आते हैं, वो अपनी रिपोर्ट में ये नहीं बता पा रहे मीडिया को भी कि वहाँ मटकी है सर। तो इर्द गिर्द मुद्दा मटकी के घूम रहा है सर। आपको क्या लगता है कि क्या सत्यता है जो छुपाई जा रही है? क्या आपने महसूस? मुझे जो बताया गया है, वो जो टीचर है उसका जो वीडियो वायरल हुआ है, वो तो खुद कह रहा है कि मटकी थी और पानी भी था। जब वो अपने खुद के वीडियो में कह रहा है कि मटकी है और पानी के सिलसिले से हुआ है, तो पुलिस को मानने से एतराज क्यों है? पुलिस ने भी उसका बयान जो है वो लेना चाहिए और वहां पर मटकी जो थी अपने रिपोर्ट में दर्ज करना चाहिए। क्या लगता है सर, राजस्थान में गहलोत सरकार है और अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, वोट बैंक भी राजस्थान सरकार का है। क्या लगता है सर, जिस तरह से राजनीति पूरे मुद्दे को हुई, आपने भी देखा होगा, क्या मुआवजे की मरहम देने से या फिर मुआवजा राशि देने से मुद्दा? देखिए, मैं मुआवजे का जो है उसको गौन रखता हूँ। सवाल यह है कि शेड्यूल कास्ट जो है वो कांग्रेस की सरकार की रीढ़ की हड्डी है। अब यही देखना है कि ये जो 17% शेड्यूल कास्ट है कि जो महसूस कर रहा है कि हमसे अन्याय हुआ है, उसको तय करना होगा कि अगर सरकार ने अन्याय किया है तो सरकार को हम सबक सिखाएंगे। इलेक्शन में कोई भी आए, या वो ये तय कर ले कि मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा, मैं दूसरों के पीछे क्यों भागूं। मैं जैसे कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि अपनी वजूद बनाइए, अपनी एक पहचान बनाइए। मैं राजस्थान के सभी शेड्यूल कास्ट भाइयों से अपील करता हूं कि आप अपनी जुग्गी जो है उसको बनाइए, सामाजिक जुग्गी बनाइए, राजनीतिक जुग्गी बनाइए, उसकी एक पहचान बनाइए। अपने आप अपनी एक ताकत बनती है, तो उस वही ताकत जो है समाज व्यवस्था पर और सरकार पर एक दबाव लेके आएगी, जो आज दूसरे राज्यों में चल रहा है। और यहां के लोगों ने अपनी हिम्मत का हौसला दिखाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि शेड्यूल कास्ट की दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, तीन वैसे कहूंगा। एक तो संगठन सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी जो है, जहां कहीं भी जनसभा हो, जहां कहीं भी जुलूस हो, भीड़ उसकी दूसरी ताकत है। भीड़ अपने आप से बात कर ली। तीसरा जो है ये वोट की ताकत है। ये तीनों का अगर उन्होंने सही इस्तेमाल किया तो यहां की जो सरकारें हैं वो उनके सामने झुकती रहेगी, क्योंकि इनके वोट के बिना और इनकी ताकत की वजह से और इनके हौसले की वजह से यहाँ की सरकार झुकते रहेगी, और ये तीनों उन्होंने दिखाना चाहिए। सर, इसी में मेरे एक व्यक्तिगत प्रश्न भी है। क्या लगता है सर, अगर हम शुरू से देखें, आपने देखा होगा जब भी कोई किसी भी पार्टी का नेता हो या कार्यक्रम हो, बाबा साहेब का जिक्र आता है, उनका माल्यार्पण किया जाता है। क्या लगता है सर, राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने ही इस दलित शब्द को जोड़ दिया और ये बताया कि आप दलित हैं, आप ऐसे हैं? क्या लगता है सर, मेरा ही व्यक्तिगत? देखिए, सवाल ऐसा है कि यहाँ हर कोई जो है वो आपको दबाना चाहेगा। अब ऐसा है कि यहाँ की शेड्यूल कास्ट ने तय करना चाहिए कि उनको दबना है या उभरना है। सत्ता किसी की है, कांग्रेस की है, बीजेपी है। कांग्रेस धर्म के नाम से सत्ता चलाती है, ऐसा आरोप होता है। अब गहलोत की सरकार ने भी धर्म के नाम से ही भेदभाव किया, जात के नाम से ही भेदभाव किया। निपुण शर्मा के ट्वीट पर जिन दो हिंदू समाज के लोगों ने उसको रीट्वीट किया, उनकी हत्या हुई। उनको जो मुआवजा मिला या उनके साथ जो बर्ताव हुआ, वही बर्ताव इंदर मेघवाल के साथ में दिखाई नहीं देता, उसके परिवार में दिखाई नहीं देता। तो ये भी धर्म के नाम से
जात पात की और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सिक्के के दो अलग अलग पहलू है, और सिक्के के दो अलग अलग पहलू होने की वजह से इनको संविधान के बिना दो रास्ता नहीं है। इसलिए मैं यहां शुल्काश से अपील कर रहा हूं कि आप अपनी राजनीति शुरुआत कर लें। सर, आपने नई शुरुआत की बात की, क्या लगता है सर, क्या दलित समाज को या लोगों को एकजुट होकर कोई नई सोच या पहल के साथ सामने आना चाहिए? मैं ये कहूंगा जितने भी शुल्कास्ट है, ये जो छोटे छोटे ओबीसी की कौम है, मुस्लिम समाज भी यहां पर है, उनके साथ में समझौता करते हुए फरवरी या मार्च में यहां के चुनाव होंगे, जीते या हारे, उसका किसी को फायदा हो या नुकसान हो, इसकी परवाह न करते हुए हर सीटों पर उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए, और इन सभी वर्गों ने मिलकर अपने कैंडिडेट को ही वोट देना, जीते या हारे। वोट की जो ताकत है, जीतने के बाद आपको जो 2 लाख 40 लाख 60 लाख वोट होते हैं, वो ही एक डर पैदा कर देती है। अगर इन सब वर्गों का अपने को सिक्योरिटी मिलना चाहिए, सुरक्षिता मिलनी चाहिए, अगर ये भावना है तो उनको इस इलेक्शन में अपनी वोट की ताकत दिखानी होगी, और वही वोट की ताकत जो है उनको सिक्योरिटी देगी आने वाले 5 साल के लिए। इसलिए यहाँ के मुस्लिम समाज है, छोटे छोटे ओबीसी समाज है, और शेड्यूल कास्ट जो है, सभी शेड्यूल कास्ट के सभी जातियों ने इकट्ठा होकर जितनी सीटें हैं, हर सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए। उसका नतीजा कुछ भी हो, किसी को 10,000 मिलेंगे, किसी को 40,000 मिलेंगे, इसकी परवाह ना करते हुए राजनीति का जो है उनका सिलसिला उन्होंने शुरुआत करना चाहिए। यही उनका मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी का, सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच होगा। सर, आपने कवच की बात की, आप राजस्थान आए, एक उम्मीद जगी है सर। अगर मामला सिर्फ एक इंद्र मेघवाल का नहीं है, अगर आप देखिए जितेंद्र मेघवाल हो, मटकी छूने पर जात पात की बात आती है, मूछें रखने पर जाति पूछ ली जाती है, ये पहला मुद्दा नहीं है सर। आप राजस्थान आए हैं, एक उम्मीद जगी है लोगों में कि आप कुछ बदलेगा सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, 2 बच्चों का झगड़ा होता है, दोनों अगर तू मैं पर आ गए तो हाथ पांव नहीं चलता, सिर्फ मुंह चलता है। अगर दोनों बच्चों में से एक किसी ने अपना मुंह नहीं चलाया तो दूसरे का हाथ पांव चलता है, तो उसको पता चलता है कि ये कमजोर है। इसने अगर तू मैं में ही शुरुआत की तो उसका डर होता है कि भाई ये मैं अगर हाथ पांव चलाऊं तो ये भी हाथ पांव चलाएगा। जैसे ये सोचता है कि मैं उसको घायल करूं, तो उसको ये डर होता है कि मैं भी घायल हो सकता हूं। तो ये जो घायल होने का जो डर है वही आपको सुरक्षा देता है। इसलिए यहां इन सभी वर्गों ने तू मैं करना सीखना चाहिए, तब जाके इनको सुरक्षा होगी, और यही उनका मैंने जैसे कहा सबसे बड़ा योगदान होगा इस समाज व्यवस्था में। मेरा आखिरी का सिर्फ 2 सवाल है। पहला मैं ये जानना चाहता हूँ सर, राजनीतिक दल जो है, लोग भी जानते हैं कि राजनीतिक दल में कितने लोग कैसे शामिल हैं, कौन सी जनता सपोर्ट करती है, लेकिन सर गैर राजनीतिक तौर पर अगर आप हैं सर, तो किस तरह से एकजुट किया जा सकता है उन संगठनों को जो सर ये आवाज लगातार उठाते रहे हैं? जैसे हम इंद्र मेघवाल केस में देख रहे हैं, बहुत से संगठन सामने आए, लेकिन क्या जरूरत नहीं है कि इन सभी को एक किया जाए सर गैर राजनीतिक तौर पर? देखिए, मैं गैर राजनीतिक तौर से नहीं करता हूँ, यहाँ पे राजनीति होनी चाहिए। ये जो कहते हैं कि हम गैर राजनीति करते हैं, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी क्रिमिनल है। इनकी विचारधारा पूरी क्रिमिनल है, क्योंकि जहां से आपकी सुरक्षिता हो सकती है वहीं से आप उन लोगों को भगा रहे हो। बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता की चाबी जिसके हाथ में है वही यहां का परिवर्तन कर सकता है, बदलाव ला सकता है, और इस चाबी से ही अगर मुकर्रर कर रहे हो तो आप सबसे बड़े आरोपी हो, गुनहगार हो।
आपका सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं, लेकिन उस सामाजिक उद्देश्य का जो मतलब है वो राजनीतिक मतलब होना चाहिए। और जब तक राजनीतिक मतलब नहीं होगा तब तक आप यहाँ की व्यवस्था पर अंकुश नहीं रख सकते हो, जाति प्रथा को आप बदलाव नहीं ला सकते हो, ना सोच में बदलाव ला सकते हो। इसलिए हम लोगों की जो कोशिश है कि ये सभी संगठनों को जो हम लोग इकट्ठा लाए हैं उनके साथ में बैठ के विचार गोष्ठी होती रहेगी, और इस मुद्दे पर हम लोग ये रहेंगे कि हम लोग सामाजिक तौर से तो इकट्ठा होने की कोशिश कर ले, लेकिन उसका जो नोक है वो राजनीतिक नोक होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी संगठन जो आज सहयोग दे रहे हैं वो इस बात को मान के जो चुनाव आएगा उसमें अपना एक रंग दिखाएंगे। सर, आज आप आए हैं अशोक गहलोत सरकार को घेरने के लिए एक तरह से, किस तरह से सर इंद्र के लिए न्याय की मांग होगी, किस तरह से आवाज आगे तक जाएगी? देखिए, मैंने जैसे कहा कि अगर सरकार को न्याय देनी होती तो वो तुरंत देते। अभी तो हम लोगों को सरकार को घेरने की बात हो रही है। जयपुर से शुरुआत किया है, जगह जगह पर जाके इसकी जागृति मोर्चे की शुरुआत होगी, और मैं समझता हूं कि जैसे इनकी ताकत बढ़ेगी वैसे सरकार इनको न्याय देने में आगे आ जाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। अब जो है वो सरकार इनको पकड़ के चलिए कि हमारे साथ में जाएंगे, ये हमारे गुलाम हैं, इनको पहचान देने की कोई जरूरत नहीं है। गुलाम को जैसे कुछ दिया जाता है वैसे हम इनको दे देंगे तो ये चुपचाप होगा, चुपचाप बैठेंगे। अब हम लोग यही कह रहे हैं कि आप गुलामी छोड़ दीजिए, आप अपना वजूद बनाइए, सरकार अपने आप आपके पास आ जाएगी। सर, मेरा आखिरी सवाल, बाबा साहेब के विचारों को हमने भी पढ़ा है, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं भी एक युवा हूँ सर, हम आपके विचार भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एक युवा ही कहते हैं कि बदलाव ला सकता है। मान लीजिए अगर मैं इंसान हूँ, मेरे सामने इस तरह की बातें हो रही है तो मैं उसको रोकना चाहूंगा कि नहीं, यहाँ गलत है। तो सर, युवाओं के लिए क्या सीख होगी, क्योंकि बदलाव वही ला सकते हैं, ये मेरा मानना। आपका क्या कहना है? देखिए, दो तीन चीजें यहाँ पर। पगड़ी बांधने का मतलब क्या है? पगड़ी की जो रस्म है वो पगड़ी की रस्म होती है कि भैया हम इसको बड़े मानते हैं और इसलिए हम इसको पगड़ी मानते हैं। अगर बदलाव की बात है तो हम समान है करके साबित करना है, तो ये पगड़ी की रस्म जो है इसको बंद होनी चाहिए। जो फूलमाला हम लोग देते हैं उससे भी बड़ापन दिखाते हैं, तो उसको भी हम लोग ने बंद करना चाहिए। तीसरी बात यहां पर जो है, मैं इंसानियत मानूंगा और मैं अपने आप को अंग्रेजी में जिसको डीकास्ट कहते हैं, मैं डीकास्ट होऊंगा, ये उसने तय करना चाहिए। ये अगर इतना ये तीन चीजों को अगर युवक अपनी जिंदगी में उतार देते हैं तो बदलाव का दौर जो है वो तेजी से भागता रहेगा। जय भीम। प्रकाश अंबेडकर ने जोर दिया हर उस दलित पर कि वो अपना वजूद बनाए। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद राजस्थान में दलित राजनीति उभरनी चाहिए, इसके लिए हम पूरी तरह से मदद को तैयार हैं, और बताए कि देश में इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं। देखिए, इंदर मेघवाल के पर जो अत्याचार हुआ, जिस शिक्षक ने किया उसकी जान चली गई है, लेकिन सरकार ने उस परिवार पर कोई न्याय नहीं दिया है। एसआईटी बिठा गई है, लेकिन एसआईटी क्या कर रही है उसकी जानकारी भी उनके पास नहीं है। उस परिवार को कल हम लोग मिलने गए थे, उनके पिताजी काफ़ी दुखी थे कि उनको ही आरोपी बनाया जा रहा है। जो मेडिकल पेपर्स थे उसके भी पुलिस ने बीच में निकाल दिया गया है, और उसकी लाश जब पड़ी थी घर में ही थी तब पुलिस वालों ने उन पर हमला कर दिया, लाठीचार्ज करवा दी है, और किसी तरह की भी उनको मदद नहीं मिली। ऐसी एक परिस्थिति है। यहाँ का मुस्लिम और यहाँ का दलित जो है वो कांग्रेस पार्टी का रीढ़ की हड्डी है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। कांग्रेस पार्टी अगर इनसे न्याय नहीं करती है तो शायद मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को जो है आने वाले इलेक्शन में उसका भुगतना होगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। हमारी मांग है सरकार से कि उस परिवार के साथ वो न्याय करे, और जहाँ जहाँ ये छुआछूत
की निशानी है, उन सभी जगहों पर सरकार कार्रवाई करे, उचित कार्रवाई करे, यही हम लोग की मांग है। मुख्यमंत्री को हम लोग ने वक्त मांगा था, लेकिन अभी तक वक्त नहीं आया है। उनके मकान तक हम लोग चलते जाएंगे। एक टीम डेलीगेशन जो है उनके ऑफिस में हमारा न्योता देते आएगी। मेरा यही कहना है कि जिस परिवार के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। जो मुआवजे की मांग है वो मुआवजा मिलना चाहिए। जो लोगों ने भेदभाव किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उस परिवार पे कोई केस किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। ये जो मांग है बड़ी जायज़ है, बड़ी अच्छी मांग है। मैंने पहले भी जाट महासभा का एक डेलीगेशन भेजा मैंने, लेकिन उनको उस गांव के अंदर कोई एड्रेस बताने वाला नहीं था। तो गांव की वहाँ पोजीशन ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इस सारे कामों को सुधार करे, सुधार में रखें। ये लोग ज़्यादातर इस सरकार के सहयोग में रहते हैं, तो उस सहयोग को देखते हुए इनके सपोर्ट में रहें और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी करें। प्रकाश अंबेडकर शहीद स्मारक भी पहुंचे, जहां भारी भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। इस दौरान प्रकाश अंबेडकर के साथ ही मंच पर सामाजिक संगठनों के नेताओं की मौजूदगी रही और हर किसी ने अपनी बात रखी। लेकिन सादगी और शांति से चल रहे इस प्रदर्शन को राजस्थान सरकार ने इजाजत नहीं दी। प्रकाश अंबेडकर सीएम हाउस में ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। कमिश्नरेट के बाहर पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया। वक्त में मौजूद हूँ शहीद स्मारक और मेरे आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम जो दलित संगठन है वो यहाँ पहुँच गए हैं। बाबा साहेब के पोते प्रकाश अंबेडकर साहब यहाँ मौजूद है और तैयारी जो है वो है सीएम हाउस की ओर जाने की, ज्ञापन देने की तैयारी है। लेकिन पुलिस की ओर से जो काफिला है वो रोक लिया गया है और इस वक्त यहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम संगठन यहाँ मौजूद है। प्रकाश अंबेडकर मौजूद है जो कि यहाँ से सीधा सीएम हाउस तक जाने की पूरी तैयारी है, लेकिन आगे का जो रास्ता है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त गुलाबी टाइम्स पर देख रहे हैं। सर, आगे अगर रास्ते की रोक दिया गया है क्या? हमारी लड़ाई पुलिस से है नहीं, सरकार से है, तो पुलिस से हम लोग लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा मुद्दा है, लगातार आप उसको उठा भी रहे हैं। आप पीड़ित परिवार के घर भी गए और अब आगे ये राजस्थान में मूवमेंट कुचला जा रहा है। बाबा साहब के परिवार से जो लोग आ रहे हैं, प्रकाश अंबेडकर जी आ रहे हैं, उनको अगर रोका जा रहा है, सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। राजस्थान के तमाम नागरिकों को ये ध्यान देना चाहिए कि बाबा साहब के वंशज आदरणीय बाला साहब प्रकाश अंबेडकर जी राजस्थान में आए हैं और स्पेसिफिक इस मुद्दों के साथ आए कि राजस्थान दलित अतुष्टि ना हो। तो ये सरकार बैरिकेड लगा के, हमारी जिद है कि हम मुख्यमंत्री के पास जाकर संवैधानिक दायरे में रहकर ज्ञापन देंगे। अगर इस तरह से रोकती है तो इसका बड़ा मैसेज आएगा, राजस्थान सरकार को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे जुटे रहे हैं सर। तो आप तस्वीर इस वक्त गुलाबी टाइम्स पर देख रहे हैं। आगे की मैं तस्वीर नारेबाजी यहाँ चल रही है और तैयारी आगे चल रही है ताकि किसी तरह से सीएम हाउस तक ये जो भीड़ है, जो लोग हैं वो जा पाए। और एक तरफ में पुलिस का काफिला आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, दूसरी तरफ भीड़ है और इधर आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन बैरिकेड से पूरी तरह से रास्ते को रोक दिया गया है ताकि इस भीड़ को यहीं रोकने की कोशिश है। और ये तस्वीर इस वक्त हम गुलाबी टाइम्स पर आप दिखा रहे हैं। इंद्र मेघवाल मौत मामले को लेकर प्रकाश अंबेडकर राजस्थान के 2 दिन के इस दौरे पर है और इस बीच शहीद स्मारक की तस्वीर है जहां से सीएम हाउस से ये घेराव किया जाना था, लेकिन इस वक्त इस काफिले को यहीं रोक दिया गया है। और कमिश्नरेट के बाहर की जो तस्वीर है वो ये है कि पुलिस प्रशासन ने इस वक्त पूरी तरह से रास्ता रोक दिया है। आज आगे जाने की जो इजाजत है वो नहीं दी जा रही है, जिसके बाद अब देखना यह है क्या सीएम हाउस तक इस काफिले को ले जाया जाता है। ज्ञापन देने की जो तैयारी थी वो की गई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप गुलाबी टाइम्स पर लगातार देख रहे हैं। राजस्थान सरकार ने और सीएम गहलोत ने बाबा साहेब के वंशज को मिलने तक नहीं दिया, जिन्होंने संविधान के दायरे में रहकर संविधान के मर्यादा के खिलाफ न जाकर प्रदर्शन किया, अपनी बात रखी, लेकिन राजस्थान सरकार और पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। संविधान के मर्यादा के मुताबिक उन्होंने अपने डेलीगेशन भेजे और प्रदर्शन को वहीं शांतिपूर्ण समाप्त किया और साबित किया कि कोई आवाज उठने के लिए उग्र होने की जरूरत नहीं, बल्कि सादगी से वो किया जा सकता है। और पूरे राजस्थान ने शहीद स्मारक से देखा कि प्रकाश अंबेडकर शांति का संदेश देने के साथ एक बड़ी सीख हर समाज को दे गए। भले ही सरकार ने इसकी इजाजत ना दी हो, लेकिन शहीद स्मारक से आवाज जरूर निकली कि बदलाव आकर रहेगा, क्योंकि उस दौर में बाबा साहेब थे जिन्होंने सब कुछ सहा और उसके बाद एक ऐसा संविधान दिया जिसमें हर किसी को समान अधिकार था। और इस दौर में प्रकाश अंबेडकर ने उसे अंदाज में बता दिया कि बदलाव आकर रहेगा।
बस ज़रूरत है एक सोच की और ज़रूरत है हर दलित को अपने वजूद को जिंदा रखने की, क्योंकि राजस्थान से भेदभाव छुआछूत मुक्त होने का संदेश निकला और ये संदेश पूरे देश तक पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलाबी टाइम्स। 11 सालों के विश्वास पर टिका दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां मिलती है बीएड, बीएसटीसी, बीए और बीएससी की कोचिंग और हर समस्या का समाधान, जहां डायरेक्टर दीनदयाल जाखड़ और चेयरपर्सन डॉक्टर किरण जाखड़ के सानिध्य में स्टूडेंट्स की समस्या का मिलता है समाधान, क्योंकि दीनदयाल है 11 साल का विश्वास, जहां होता है हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सैल्यूशन। बारी फतेहपुर, शेखावाटी। मोबाइल नंबर 9649173111।